फ्रेंड्स वेलकम टू इजी एजुकेशन सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे 3 अक्टूबर दैनिक समसामयिक की उत्पत्ति वाली क्लास जो सुबह 6 बजे कुमार गौर सर द्वारा पढ़ाया जाता है। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आपको 2 घंटे वाली क्लास को मात्र 15 से 20 मिनट में कवर कराया जाता है विथ रिलेवेंट प्रश्न और स्टैटिक जीके के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए हमारा आज का पहला सवाल हो जाएगा, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। देखिए हाल ही में घोषणा हो गई है मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो जो कैटालिना कोरिको हैं वो हंगरी के और बिस्मैन यूएसए को इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब इन्हें किस लिए दिया जाएगा, तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके विकसित करने के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो कैटालिना कोरिको और बिस्मैन इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। अब देखिए इसके ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। ट्रिक क्या है, भूखा काका मेरी विकसित दवाई में मिलाकर पी गया। देखिए बढ़िया ट्रिक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। भूखा से हो जाएगा हंगरी, काका से हो जाएगा कैटलीना कोरिको, मेरी से अमेरिका, बिस्की से बिस्मैन, दवाई से चिकित्सा। तो देखिए चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में बिस्मैन बिस्किस हो जाएगा, काका से कैटलीना कोरिको हो जाएगा। अब पूछे जो बिस्मैन है कहाँ के, तो मेरी अमेरिका के हैं, भूखा हंगरी के कैटलीना कोरिको हैं। तो इसके माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मेडिसिन या चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो कैटलीना कोरिको जो हंगरी के, बिस्मैन यूएसए को किसके लिए दिया जाएगा, तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के जो टीके विकसित करने किए हैं उसके लिए दिया जाएगा। अब देखिए वर्ष 2022 का पूछ लिया जाए, किसको प्रदान किया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो स्वांते पावो को दिया गया था, इसे भी याद रखिए। अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार जो हमारा स्टैटिक जीके वाला पॉइंट है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछे तो 1901 में हुआ था और हर साल जो कि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम के स्वीडन में जो है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इसे भी याद रखिए। अब यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसे भी याद रखिए। पहला क्षेत्र है किसमें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लिटरेचर में जिसको साहित्य बोलते हैं, पीस शांति में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, मेडिसिन मतलब चिकित्सा में। देखिए सभी जो इसमें 6 में से जो 5 होते हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं, तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन एक पीस शांति वाला जो है ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, इसे भी याद रखिए। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखिए। आगे आते हैं। अब देखिए किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था, इसे भी याद रखिए। सर सीवी रमन भौतिकी में 1930 में प्राप्त हुआ था इन्हें। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा जो शांति के लिए 1979 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। अमृत सेन को इकोनॉमिक्स के 1998 में दिया गया था। BS नहपान को साहित्य के लिए 2001 में दिया गया था। राजेंद्र कुमार पंचौरी को साहित्य में 2007 में दिया गया था। वी रामकृष्णन रसायन में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014 में। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 के लिए। तो ये प्रमुख जो है कि भारतीय हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इनका सन भी, इनका क्षेत्र भी और इनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की। देखिए हाल ही में जो कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी हुई, इसमें यह बताया गया कि जो कि भारत में कुछ वर्षों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है, मतलब सीनियर सिटीजनों की संख्या बढ़ने वाली है। तो अगर पूछे इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को। हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क USA में, इसे भी याद रखिए। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहाँ की संस्था है, तो न्यूयॉर्क USA की है। अगर पूछे स्थापना 1969 को कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बताया कि भारत में बुजुर्गों की आबादी जो 2036 तक बढ़कर
22.7 करोड़, जो लगभग 14.9% के आसपास हो जाएगी, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब पूछे महत्वपूर्ण इंडेक्स पूछ लिया जाए तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है, इसे याद रखिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 और शांति में भी 126 स्थान पर, इसे भी याद रखिए। फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पे, इसे भी याद करिए। अब पूछे यूनिकॉर्न में भारत के कौन स्थान पे, तो यूनिकॉर्न में भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए प्रश्न नंबर हम 3 देख लेते हैं। हाल ही में याओगन 33-4 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो आपसे पूछे याओगन 33-4 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किए, तो चीन ने लॉन्च किया। अगर पूछे किससे लॉन्च किया, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से गोबी मरुस्थल से इसको लॉन्च किया। तो अगर पूछे रॉकेट का नाम पूछ लिया जाए तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट कहाँ से, गोबी के मरुस्थल से। किस देश ने लॉन्च किया, चीन ने। कौन सा उपग्रह, तो याओगन 33-4 जासूसी उपग्रह ये लॉन्च किया है चीन ने, इसे भी याद रखिए। तो देखिए महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, जासूसी उपग्रह याओगन 33-04 किसने लॉन्च किया, चीन ने। कहाँ से लॉन्च किया, तो गोबी के मरुस्थल से। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए हाल ही में ऑफेक जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया, इजराइल ने, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 जो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था, इसे भी याद रखिए। PSLV C56 सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिसमें से DSSR जो है एक महत्वपूर्ण उपग्रह था, इसे भी याद रखिए। देखिए PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए, जिसमें से एक DSSR जो कि मुख्य उपग्रह था, इसे भी याद रखिए। PSLV C55 से टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट उपग्रह सिंगापुर के लॉन्च किए गए थे, इसे भी याद रखिए। GSLV F12 से कौन सा लॉन्च हुआ था उपग्रह, NVS-01 जो 29 मई को लॉन्च हुआ था। आपको बता दें नेविगेशन का सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, SSLV D2 से कौन सा लॉन्च हुआ था, आजादी सेट EOS-07 और जेनस उपग्रह लॉन्च हुए थे, इसे भी याद रखिए। LVM 3rd M4 से चंद्रयान 3 जो हाल ही में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ, देखिए 3 संस्था है, ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ से लॉन्च की है, तो आपसे पूछे, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्रायो फॉर गुड पहल क्या है, तो ये एजुकेशन से संबंधित है। किससे, एजुकेशन संबंधित है, पहला सवाल हो गया। पूछे कौन कौन संस्था लॉन्च की है, तो ICC, BCCI और यूनिसेफ ने। अब पूछे कहाँ से लॉन्च हुई है, तो गुजरात से लॉन्च हुई है। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ से लॉन्च हुई, तो गुजरात से नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लॉन्च हुआ है, इसे भी याद रखिए। तो आपसे पूछा जाए क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ से लॉन्च हुई, तो गुजरात से। किसके लिए लॉन्च हुई, तो एजुकेशन से संबंधित है, इसे भी याद रखिए। किसने लॉन्च की, तो ICC, BCCI और यूनिसेफ ने लॉन्च की। उद्देश्य हो जाएगा इसका लैंगिक समानता स्थापित करना, जिसमें से 1000 बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मॉड्यूल जारी किया गया है और ये 3 भाषाओं में जारी किया गया है, इसे भी याद रखिए। 3 भाषा कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। ठीक है, तो आपसे पूछे क्रायो फॉर गुड पहल गुजरात से लॉन्च किया गया है, एजुकेशन से संबंधित है, संस्था ICC, BCCI और यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और भाषा पूछे तो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। आइए ललनटा प्रश्न देखते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुभंकर पूछे, यदि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर पूछे 2023 का क्रिकेटो वर्ष। चाक परियोजना किसने लॉन्च किया, तो शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। चाक परियोजना शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है।
एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, किसे हराकर? श्रीलंका को। 19वें एशियाई खेलों में पहला पदक भारत ने किसमें जीता था? तो निशानेबाजी में जीता था, इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की स्थापना तो 1963 को हुई थी, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, इसे भी याद रखिए। अब कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कर्नाटक में, दूसरे पे केरला में, ठीक है। अब भारत में 70% रोबेस्टा कॉफ़ी उत्पादन होता है। देखिए रोबेस्टा एक कॉफ़ी की प्रजाति है, तो इस प्रजाति को सबसे ज़्यादा भारत उगाती है, तो रोबेस्टा प्रजाति जो है कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप बातें देख लेते हैं। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार आया थे, देखिए फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछे इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो रोहन बोपन्ना जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें भी चुना गया है। तो पूछे 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ पर हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, फर्स्ट टाइम आयोजित किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को क्या बोलते हैं? तो फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफ़ी बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं? तो कॉफ़ी बंदरगाह को हम सेंटोस बोलते हैं, इसे भी याद रखिए। बगान को तो बोलते हैं फेजेंडा, लेकिन बंदरगाह को बोलते हैं हम सेंटोस। अगर आपसे पूछे भारत में कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से, जो कि कॉफ़ी के उत्पादन की शुरुआत होती है, इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेसाड़ा बठिंडा गुरुदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ से किया? इसे बताइए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जो है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ गए थे, वहाँ पर उन्होंने पाइपलाइन की शुरुआत की है गुजरात से पंजाब के मध्य के बीच। अगर पूछे कहाँ पर होगी? तो मेसाड़ा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किए हैं। और HPCL का LPG प्लांट भी आबू रोड में शुरुआत की, इसे भी याद रखिए। तो आपसे पूछा जाए कि जो पाइपलाइन शुरुआत हुई किन के बीच हुई? तो किन राज्यों के बीच? तो गुजरात और पंजाब के मध्य हुई। कहाँ पर हुई? तो मेसाड़ा बठिंडा गुरदासपुर, इसे भी याद रखिए। कहाँ से स्टार्ट किए हैं? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से स्टार्ट किए हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में बनी है, इसे याद रखिए। सिल्वर लाइन परियोजना केरला में है। यूरिया गोल्ड लॉन्च किए हैं कौन? PM प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किए हैं, सीकर राजस्थान से। अगर पूछे किस लिए? तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किए हैं। लाडली बहना आवास योजना MP राज्य ने स्टार्ट किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा होगा, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? यदि पूछे हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? देखिए इसको हम हेल्थवे के नाम से भी जानते हैं। अगर सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक न देकर हेल्थवे दे दे तो भी इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ, इसे भी याद रखिए। तो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का दूसरा नाम हो जाएगा हेल्थवे। अब पूछे साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सौर पैनल लगे हुए हैं और इससे 16 मेगावाट बिजली उत्पादन होने वाली है। तो आपसे पूछे सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कितनी सोलर पैनल हैं? 16,000 सौर पैनल हैं। अगर आप पूछे कितनी बिजली होगी तो 16 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप बातें देखते हैं। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, पहला गांव कौन है? तो मेडेरा गांव है, जो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। अगर पूछा पहली सौर सिटी तो सांची मध्य प्रदेश का। भारत का पहला इन्फिनिटी मॉल उज्जैन और भारत की पहली पॉड टैक्सी यूपी में। यदि आपसे पूछे यूपी में कहाँ पर यूनिटी मॉल खुलेंगे, इसे पूछे तो आपको बताना कमेंट करके कहाँ पर खुले हैं, इसको आपको बताना है। हाल ही में अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में
थिरके स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ। आपके पूछे थिरके स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, तो केरला में प्रारंभ हुआ। इसका अर्थ हो जाएगा बैक टू स्कूल। तो अगर पूछे इस भाषा जो थिरके स्कूलिंग है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बैक टू स्कूल। उद्देश्य क्या है, छुट्टी वाले दिन भी सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना इसका उद्देश्य है। मतलब जिस दिन संडे या छुट्टी रहेगी उस दिन भी बच्चों को पढ़ाना, ये हो जाएगा थिरके स्कूलिंग या बैक टू स्कूल। किसने लॉन्च किया है, केरल ने। तो आपको केवल इस याद रखना है, थिरके स्कूलिंग किसने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है। लॉन्च किसने किया है, तो कुटुम्बश्री संस्था ने लॉन्च किया, जो गरीबी उन्मूलन का काम करती है। भारत प्लस नाबार्ड इसमें सहयोग है, इसे भी याद रखिए, सहयोगी है, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप बातें देखते हैं। वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुआ, वाराणसी यूपी में। G20 कला प्रदर्शनी पटना में। थीम क्या रहा, टुगेदर वी आर्ट, इसकी थीम थी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद। अगर पूछे दूसरा कौन हो जाएगा, तो इंदौर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश सेकंड वाला हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। महिला सम्मान बचत पत्र में 2.5 लाख रुपये 7.5 ब्याज पर 7.5% ब्याज पर दिया जाएगा, इसे भी याद रखिए। आगे है अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो सीमा सड़क संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, इसे बताना है। तो देखिए हाल ही में जो कि रघु श्रीनिवासन जो 28वें क्रम के हाल ही में BRO सीमा सड़क संगठन के प्रमुख चुने गए हैं। किसके स्थान पर, तो राजीव चौधरी के स्थान पर चुने गए हैं। अब आपसे पूछे BRO सीमा संगठन की स्थापना तो 1960 में 7 मई 1960 को हुई थी। मंत्रालय पूछ जाए तो मंत्रालय से संबंध है। BRO का संबंध किस मंत्रालय से है, तो रक्षा मंत्रालय से है। ध्येय वाक्य बोले श्रमेण सर्वम साध्यम, इसका ध्येय वाक्य है, मतलब श्रम ही सब कुछ है, इसे याद रखिए। तो श्रमेण सर्वम साध्यम इसका ध्येय वाक्य है। स्थापना 1960 में, मंत्रालय रक्षा मंत्रालय, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बना, अध्यक्ष बना, KN शांता कुमार बने। हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, हाल ही में नियुक्ति हुई है। PIB के वर्तमान हेड मनीष देसाई हैं। बार्क के वर्तमान हेड विवेक भसीन बने हैं। विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। इसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न, एक बल एक जिला नीति किसने लागू की है। तो एक बल एक जिला मणिपुर ने लागू की है। तो देखिए यहाँ पर हाल ही में जो है कि कुकी और मैती जो है संघर्ष था, इसीलिए यहाँ पर एक बल और एक जिला लॉन्च किया है। इसका मतलब कि हर एक ज़िले में एक केंद्रीय बल का निर्माण किया जाएगा, मतलब फोर्स का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो एक बल एक जिला नीति लागू करने वाला मणिपुर है। मतलब है कि हर जिला में जो है कि एक फोर्स तैनात की जाएगी, इसे भी याद रखिए। आगे मणिपुर हिंसा में जांच समिति का अध्यक्ष कौन बना था, जो हाल ही में मणिपुर आपने बहुत सुना होगा, हाल ही में चर्चा में था। तो मणिपुर हिंसा में जांच समिति का अध्यक्ष कौन बना था, तो अजय लांबा बने थे, इसे भी याद रखिए। मणिपुर हिंसा में शांति समिति का अध्यक्ष अनसुईया उइके। अगर शांति समिति का अध्यक्ष पूछे तो अनसुईया उइके जो वहाँ के राज्यपाल हैं, और मणिपुर हिंसा जो है कि जाँच करने का अध्यक्ष पूछे तो अजय लांबा। सिविल 20 का आयोजन जयपुर में हुआ था, इसे भी याद रखिए। हर घर गंगा जल योजना बिहार ने लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा ने। तो देखिए ये महत्वपूर्ण हमारे सवाल थे जो 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण सवाल हैं। यदि आप इसी तरह कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए